वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इसके पहले के वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो चल रहा था। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से उनकी इक्वेशन बनाई जाती है यहाँ तक देखा था। अब एक एक्टिविटी है, वैसे एक्टिविटी के जो पार्ट्स है कोएफिशिएंट वाला वो मैं समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं। तो आपके बुक में लेट्स रिकॉल करके पेज नंबर 31 के ऊपर ये दिया हुआ है और एक्टिविटी कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर दूसरी 3x स्क्वायर माइनस 5x और फिर थर्ड इक्वेशन है 5x स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन दी है और इनके साथ राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में इंडेक्स फॉर्म में पढ़ा है कि जब कोई इक्वेशन में जो आगे की पावर मिसिंग होती है तो उसको किस तरह से लिखना है। कल मैंने इंडेक्स फॉर्म लिख के बताया था कि जब अगर इक्वेशन में जैसे मैक्सिमम पावर x टू द पावर 3 है और उसके बाद कोई इक्वेशन नहीं दी है तो आप प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस आप कांस्टेंट की जो टर्म है वो भी 0 लिख सकते हो। सो उसको किस तरह से इंडेक्स फॉर्म में लिखना है पहले ये सीखेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्सेस और फिर आप जो इक्वेशन इंडेक्स फॉर्म में बनाओगे उस इंडेक्स फॉर्म की इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, इस पूरे इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि सारी टर्म्स अवेलेबल है, यानी ये x टू द पावर 2 है, इसके बाद कम होगी x टू द पावर 1, यहाँ नहीं यानी x टू द पावर 0। यानी ये जो इक्वेशन है ये अपने इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे x टू द पावर 2 प्लस 3x माइनस 5। इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ 3x स्क्वायर के बाद यहाँ देखिए ये 2 है, 2 के बाद पावर कम होनी चाहिए, सो 3x स्क्वायर माइनस, अब पावर कम होगी 5x टू द पावर 1। लेकिन तीसरी यानी कांस्टेंट टर्म या 3 या उसके आगे की जो x टू द पावर 0 वाली टर्म है वो मिसिंग है। सो हम यहाँ पर उसको क्रिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 ले सकते हैं। अब ये हो गया इंडेक्स फॉर्म में। हमको x की सारी उतरती हुई यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितनी भी पावर्स है उन सभी पावर्स की टर्म्स को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर 3x टू द पावर 2 माइनस 5x टू द पावर 1 मौजूद है, लेकिन प्लस में यहाँ x टू द पावर 0 वाली कोई टर्म है नहीं, तो हम यहाँ पर 0 लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x टू द पावर 0 मतलब होता है 1, ये सॉल्व होने के बाद आपको 0 देगा। 0 अगर इस पूरी इक्वेशन में ऐड करेंगे तो भी उस इक्वेशन को कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम इंडेक्स फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 पावर 1 और यहाँ पावर 0, यानी उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखा है, लेकिन पावर 1 को दिखाते नहीं और 0 को लिखते नहीं, इसलिए ये इक्वेशन दिखाई दे रही है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0। अब अगली इक्वेशन देखते हैं 5x स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक है लेकिन ये अपने फॉर्म में नहीं है, इंडेक्स फॉर्म में नहीं है। सो इसको लिखने के लिए 5x टू द पावर 2 प्लस, जब भी मिसिंग टर्म हो वो प्लस में होगी, माइनस साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आपको प्लस में ही लिखनी है। तो 5x स्क्वायर हो गया प्लस 0x टू द पावर 1 प्लस 0x टू द पावर 0। ये मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं कि ये इस तरह से पावर डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन लिखते समय हम पावर 1 को लिखते नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली लिखना है आपको 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ये पावर 1 को हम कभी दिखाते नहीं है और ये जो 0 है ये मल्टीप्लाई 1 के फॉर्म में होता है, इसलिए भी हम इसको दिखाते नहीं है, ये हिडन होता है। तो अब आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी वो 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो तीनों इक्वेशन को आपने इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया है, जैसे कि यहाँ कहा था कि इन पॉलिनोमियल्स को पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखिए। नाउ ऑब्जर्व, अब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं और उनके कोएफिशिएंट दिए हुए बॉक्स के हिसाब से लिखते हैं। पहला पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैंने कहा था कि जो पूछा जाए उसको छोड़ के उस टर्म में जो कुछ भी बचा हुआ है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। अब हम पूरी इक्वेशन में x स्क्वायर देखते हैं। यहाँ x स्क्वायर है, मैं अंडरलाइन करता हूँ तीनों इक्वेशन में, फिर इस इक्वेशन में यहाँ है और यहाँ है, बाकी टर्म में नहीं है, इसलिए बाकी टर्म को हम वहां नहीं देखेंगे। पहली इक्वेशन में
x टू द पावर 2 को अगर छोड़ दिया तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके सामने मल्टीप्लीकेशन में क्या रहता है 1 जो हिडन रहता है। अभी मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल कहा था कि जब हमें जरूरत होती तब हम उसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ x टू द पावर 2 है और इसके सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने 1 को यहाँ दिखाया है, शो किया है। यहाँ पर ये 1 पहले से ही था लेकिन वो हिडन में रहता है। सो इस वक्त इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1। इसके बाद यहाँ इसको पूरे एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ बचा 3। इस पूरी टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है तो इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, क्या बचा है सिर्फ 5, तो ये है 5। These coefficients are non-zero, आगे लिखा है non-zero मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होगे तो क्या होगा, यहां अगर हम एक एग्जांपल के लिए इमेजिन करिए कि अगर यहां पे मैंने 0 लिख दिया तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस पूरी टर्म को क्या बना देगा 0। तो अगर ये 0 बन गई तो ये कहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई 3x - 5। तो इसी वजह से यहां कहा गया है कि ये जो कोएफिशिएंट है ये नॉन जीरो होने चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अभी हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे इसके ठीक बाद, तो आपको पता लगेगा कि क्यू एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर ये एक्स स्क्वायर का अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाएगा, वो उस इक्वेशन से चले जाएगा। फिर क्या बचेगा, सिर्फ 3x - 5, यहाँ -5x + 0, यानी वो लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं और वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। सिर्फ x का हमें कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ ऑलरेडी दे दिया है 3। हम पहली इक्वेशन में लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन में ये x है, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, इस x को छोड़ने के बाद बचा है +3, तो यहाँ ऑलरेडी +3 दिया हुआ है बुक में। अगला वाला, यहाँ इस x को अगर हम छोड़ते हैं, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे तो विथ साइन हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ -5। हमने यहाँ +3 लिया था, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ इस x का कोएफिशिएंट जो है वो -5 है, ना कि 5। इस 5 को ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा -5। इसके बाद अगली वाली टर्म के अंदर इस x का कोएफिशिएंट है, अब ये +0 है, प्लस को लिखते नहीं है, और ये 0, सो ये रहा 0। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे हमने इक्वेशन लिखी है, ये 3 नंबर उन इक्वेशन के, जैसे ये तीनों इक्वेशन सीरियल नंबर में है और ये भी सीरियल नंबर में, इसका मतलब है कि 3 इसका कोएफिशिएंट है, -5 इस इक्वेशन का, 0 इस इक्वेशन का, इसलिए हमने यहाँ ये रिस्पेक्टिवली वर्ड लगाया हुआ है। सो हमको एक्स स्क्वायर का मिल गया, x का मिल गया। अब हमको लिखनी है कांस्टेंट टर्म्स। सो कांस्टेंट टर्म्स आर, यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म यानी जो विदाउट x है, वहां हालांकि हिडनली वहां पे x टू द पावर 0 होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम उनको कहते हैं विदाउट x। तो इक्वेशन में जो भी विदाउट x आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट है। इस पहली इक्वेशन में चेक करते हैं, तो यहाँ विदाउट x दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो सबसे पहली इक्वेशन में विदाउट x कांस्टेंट टर्म है -5। इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन में है 0 और इस इक्वेशन में भी है 0। सो ये है कांस्टेंट्स जो विदाउट x वहां पर उस इक्वेशन में आए हुए हैं। सो कांस्टेंट टर्म्स आर -5, 0 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। तो इन तीनों इक्वेशन में -5, 0 और 0 ये कांस्टेंट टर्म होंगे। इसके बाद हियर कांस्टेंट टर्म्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल इज 0। रीजन ये है क्योंकि वहां वो नहीं थी, तो हम उनको इमेजिन करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5x² + 2x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन तीसरी टर्म को हमको दिखाना जरूरी है जो कांस्टेंट टर्म है, तो हम यहाँ पे +0 ले सकते हैं। इस इक्वेशन में 0 ऐड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 2 + 0 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमें 2 मिलता है। इस इक्वेशन में भी ये ऐड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स में जब हम कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस ऐसे होने चाहिए कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ओरिजिनल इक्वेशन है आपकी 5x² + 2x, आप एडिशनली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाने के लिए 0 ऐड कर रहे हो, और इस 0 से इस इक्वेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। इस 0 को अगर हम हटा देते हैं तो नॉर्मली ये इक्वेशन आपकी 5x² + 2x हो। सो अब आप यहां तक लगभग समझ चुके हैं कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने जो बताया था टर्म, कोएफिशिएंट, फैक्टर, ये आप अगर फिर से एक बार देख लेते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप कंटिन्यू अगर इन चीजों को भूल जाते हो तो वीडियोस को देख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो।
अब हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स लर्न में आपका दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, मतलब अगर हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। या तो पूरी इक्वेशन x में होगी, y में होगी, z में होगी, a से लेकर z तक आप कोई भी अल्फाबेट एज अ वेरिएबल यूज करोगे, लेकिन उस पूरी इक्वेशन में जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ वही वेरिएबल होगा। सो कहा गया है कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स, मतलब जो 2 है वो मैक्सिमम डिग्री होनी चाहिए उस पूरी इक्वेशन की। उस पूरी इक्वेशन में जो डिग्री है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी डिग्री भी 2 और मैक्सिमम अगर किसी टर्म की पावर हम देख रहे हैं तो वो 2। सो यहाँ पर ये जो पूरा डेफिनेशन इस तरह तैयार होती है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, यानी कोई इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या उस पूरे इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, तब उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद उसका जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहे तो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है। इस जनरल फॉर्म में कुछ लिमिटेशन या कुछ नियम है। पहला, इन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर a b c आर रियल नंबर। जैसे मैंने पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि हम जो वेरिएबल्स है उनको अल्फाबेट के तौर पर यूज करते हैं। सो वेरिएबल अल्फाबेट में है, लेकिन यहाँ तो जो नंबर है वो भी अल्फाबेट में है। सो मैंने ये बताया था कि जब हम इस तरह की इक्वेशन लिखते कई बार हमको अल्फाबेट को एज अ नंबर यूज करना पड़ता है कि मैथ्स और फिजिक्स में फॉर्मूले बनाते समय हम नंबर नहीं लेते। रीजन ये है, नंबर अगर लिए तो नंबर बहुत सारे हैं और नंबर का कहीं एंड नहीं है, एंडलेस नंबर है, लेकिन वेरिएबल्स को हम उन नंबर की तौर पर रिप्रेजेंट करते कि a इज इक्वल टू समथिंग, मतलब वो समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है जो आप वहां पर ले रहे हो। इसलिए कई बार नंबरों को भी हमें अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ ए बी सी आर रियल नंबर्स है। रियल नंबर की कैटेगरी में जो भी आते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, वो सारे नंबर जो इसके सामने हम लेकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी आपने पिछले साल भी पढ़ी हुई है 9th स्टैंडर्ड में। सो रियल नंबर के अंदर जितना भी नंबर पोर्शन आता है वो हम यहाँ ए बी सी के जगह ले सकते हैं। एंड दूसरी जो कंडीशन है, यहाँ पहली कंडीशन ए बी सी रियल नंबर्स हो गए और दूसरी कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब पढ़ा उसमें था कि x² के जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2x² प्लस 5x माइनस 1, ये कोई इक्वेशन है। अगर मैं इस 2 की जगह 0 ले लेता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 5x माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप में 5x माइनस 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, ये बन गई है लीनियर इक्वेशन। इसलिए यहाँ कहा है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है सो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सो a इज इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब होता है कि इस इक्वेशन में ये जो पहली टर्म है ये नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ जो है अगर ये नॉन जीरो है तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज ये टर्म गायब होने के बाद ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करते हैं सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ये जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस जनरल फॉर्म के अंदर a b c के अंदर कोई भी नंबर रख सकते हो, चाहे वो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन हो, उनको सॉल्व किया जा सकता है। इसके पहले आपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उसके अंदर फ्रैक्शन भी आए थे, क्रैमर रूल जो आपने सॉल्व किया था। सो उसमें फ्रैक्शन भी आए थे, डेसिमल भी आए थे। सो सारे जो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं उन सारे नंबर्स को आप एबीसी के अंदर रखकर इन इक्वेशंस को बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके बाद जो एक्टिविटी है उसको ले रहे हैं। सो आपकी एक्टिविटी जो है बुक में कुछ इस तरह से दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ एक टेबल दिया है जिसके अंदर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके बाद उनका जनरल फॉर्म दिया है और फिर उस जनरल फॉर्म में से जो कोएफिशिएंट्स है एबीसी या वो जो रियल नंबर है एबीसी उनको यहाँ लिख के दिखाना है। आपको ऑब्जर्व करना है और जनरल फॉर्म लिखना है। जनरल फॉर्म लिखने के बाद एबीसी लिख के दिखाना है। पहली इक्वेशन जो है बुक में सॉल्व दी है x² माइनस 4 इक्वल टू 0। इस टर्म के अंदर x टू द पावर 2, उसके बाद x टू द पावर डिक्रीज होती है 1 पे, वो टर्म मिसिंग है।
तो उसको लिखने के लिए यहाँ दिया हुआ है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंपैरिजन के लिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है, इसी में हमको सारी इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ ax स्क्वायर टर्म हो गई, bx की जगह 0x हमने अभी क्रिएट किया है और प्लस c की जगह यहाँ -4 ये वैल्यू है, तो ये जनरल फॉर्म में है। a की प्लेस पर यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, b के लिए यहाँ 0 है और c के लिए यहाँ -4 है। हमको साइन के साथ लेना पड़ेगा इसलिए -4 है। अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल टू 2y -7 है। सारे के सारे नंबर्स दिए हैं लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग फॉर्म में दिए, आगे पीछे दिए। हम इसको इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है स्क्वायर वाली टर्म, तो हम लिखेंगे स्क्वायर वाली टर्म। उसके बाद ये जो है ये राइट हैंड साइड पे है, इनको इधर साइड एक एक लेके आना है और लिखना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले bx है, यहाँ पर x की जगह पर अब हमारा वेरिएबल है y, पूरी इक्वेशन में y है इसलिए हम y को लिखेंगे। सो यहाँ पर bx वाली टर्म आती है, तो यहाँ पर bx की जो कंपैरिजन वाली टर्म है वो 2y है। जब ये इस साइड आएगी तो इनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब लास्ट हमको कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ये 7 काम कर रहा है, इसका साइन माइनस है, जब ये ट्रांसफर होगा तो इसका साइन हो जाएगा प्लस। और अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हो गया y स्क्वायर, यहाँ पर -2y और ये कांस्टेंट की जगह 7। अब हम ABC लिख सकते हैं, यहां नहीं यानी a की जगह पर 1, उसके बाद -2 और लास्ट जो है वो 7। प्लस को लिखा नहीं जाता है तो वो +7 है, वहां लिखा नहीं जाता है। यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ फिर से एक टर्म मिसिंग है, हम उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर, अब ये +2x जैसे का वैसा, और यहाँ पर मिसिंग है इसलिए शो करने के लिए हम वहां पर 0 लिख देते हैं। अब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आपके पास तीनों जो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म्स है वो है और इक्वल टू 0 है। पहला यहाँ अगेन यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है यानी 1, यहाँ पर दिखाई दे रहा है +2 है, हम प्लस को लिखते नहीं है। इसके बाद यहाँ 0। सो ये एक्टिविटी सिर्फ आपको कोएफिशिएंट्स किस तरह से पहचानना ABC के इसके लिए थी। सो आप अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूरी की पूरी जो चैप्टर की हर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से किस तरह से आपको कोएफिशिएंट लिखने हैं ये आपने अब तक पढ़ लिया है। अब हम इसके ऊपर लेंगे एग्जाम्पल्स। सो आपकी जो सॉल्व एग्जांपल है पेज नंबर 31 के ऊपर, वहां क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको ये 4 इक्वेशंस दी है और आपको पूछा गया है कि अब आप इसको ऑब्जर्व करो और फिर उसके बाद आंसर दो कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्यों नहीं है। रीजन नहीं पूछा है, बस आपको पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं। सबसे पहले यहाँ पर इस पहली इक्वेशन को लेते हैं। सो इन द गिवन इक्वेशन in the equation 3x square minus 5x plus 3 equal to 0, x is only variable and it has maximum index of variable is 2। तो जैसा कि हमने देखा डेफिनेशन में देखा था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की मैक्सिमम अगर पावर हो तो वो 2 होनी चाहिए। यहाँ ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि इस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसलिए तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे अभी हमने पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। दूसरी चीज, इस पूरी इक्वेशन के अंदर x इज ओनली वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, साथ साथ में इट हैज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, उसको मैक्सिमम जो इंडेक्स दिया गया है वो 2 है। तो यस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके बाद जो दिया हुआ है वो बॉक्सेस में दिया है, यहां से इक्वेशन को हम यहां हटा देते हैं और नई नई इक्वेशन लिखते जाएंगे। यहां बॉक्स दिया गया है आपका, इस इंडेक्स की जगह बॉक्स दिया है। सो अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, 9y² + 5 = 0। सो इन द इक्वेशन 9y² + 5 = 0, फिलहाल ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही, हम इसको यहां सेपरेटली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9y² + 0y + 5 = 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम जो है वो पावर 2 आई है और पूरे इक्वेशन में वेरिएबल y आया है। तो हम वही लिखेंगे कि इफ दिस इक्वेशन y इज ओनली वेरिएबल एंड इट हैज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, और उसके पास जो मैक्सिमम वेरिएबल का इंडेक्स है वो है 2। तो यस, ये इक्वेशन भी जो है हमारी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में आएगी। सो आप उन जगह पर जहां बुक में बॉक्सेस दिए हैं उसको फिलअप कर सकते हो। अगला जो हमारी इक्वेशन है वो ये m⁻³ वाली है, तो हम फिर से यहां पर जो ब्लैंक्स दिए हैं उनको ब्लैंक कर लेते हैं। अगली हमारी इक्वेशन है m⁻³ सो इन द इक्वेशन m⁻³ या m³ भी इसको पढ़ते हैं आप, उसको m³ और m³ जो बोलते हैं, यानी m का क्यूब। और हम जब मैं पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं x² मतलब x की पावर 2 है, या फिर आप पढ़ सकते हो x टू द पावर 2। तो या फिर आप सिंपली, आपको अगर नहीं आता है तो x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 ऐसे पढ़ सकते हो। सो यहाँ m⁻³ या m³ है, तो m³ माइनस 5m², उसके बाद +4 = 0। अब हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि इस इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी m⁻³ प्लस, उसके बाद इसके बाद माइनस, उसकी पावर डिक्रीज होते हुए 5m² प्लस, यहां पर टर्म मिसिंग है m वाली, तो 0m + 4 = 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मैक्सिमम पावर 2 से शुरू होती है, यहां पावर 3 से शुरू हो रही है, इस वजह से ये हमारी इक्वेशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। सो हम यहां पर लिखते हैं इन द इक्वेशन, यहां पर वेरिएबल एक ही आया है m, बट जो इंडेक्स की पावर है वो 3 है, इसलिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि वहां पावर 3 आ गई है, वेरिएबल तो चलेगा, वेरिएबल पूरी इक्वेशन में m है, लेकिन इंडेक्स की पावर जो है वो कितनी आ गई है, 3, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो अब हमारी चौथी इक्वेशन है l + 2 = 0। हम इसको सॉल्व करते हैं, l + 2 l - 5 = 0। तो जिस तरह पुरानी क्लासेस में आपने इसको सॉल्व किया है, l × होल ब्रैकेट, फिर यहां +2 × होल ब्रैकेट = 0, l × l l² - 5l + 2l, एंड मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, यहां माइनस हो जाएगा, 5 × 2 = 10 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, l² एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहां दोनों l वाली टर्म है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 + 2 यहां देगा -3l, इसके बाद -10 = 0। इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एग्जैक्टली आपकी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। यहां पर पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल l आया हुआ है और मैक्सिमम पावर 2 है। सो हम वर्डिंग में लिखेंगे इन इक्वेशन l² -3l - 10 = 0, l is only variable and it has maximum index of variable
is 2. So therefore E is a quadratic equation. सो यहाँ पर ये जो टर्म है या ये जो इक्वेशन है ये ब्रैकेट के फॉर्म में दी थी, हमको इसको पहले सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था और स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर ऑब्जर्व करके बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो यहाँ आपका ये टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म होता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसमें कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, किस तरह से वेरिएबल्स को जो मिसिंग वेरिएबल है उनको लिखा जाता है या जो मिसिंग इंडेक्स होते हैं उनको लिखा जाता है। तो अब आप ये कंप्लीट कर चुके हैं। आपके बुक में अब नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके बाद की वीडियो में हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। इसी के साथ गुड बाय।